हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोक प्रशासन पब्लिक इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में। आज मैं यहाँ पर लोक प्रशासन विषय वस्तु के बेसिक कह सकते हैं स्ट्रक्चर की चर्चा करूँगा, कुछ मूलभूत अवधारणाओं की चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कहा था, लास्ट लेक्चर में कहा था, जहाँ एक तरीके का वर्कशॉप सेशन आपको प्रोवाइड कराया गया था कि लोक प्रशासन विषय वस्तु को न सिर्फ आप एक वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन करते हैं, बल्कि वर्तमान समय में कई सारे एग्ज़ाम में वहाँ पर लोक प्रशासन विषय को सामान्य अध्ययन के पेपर के साथ अटैच किया गया है, उसमें उससे संबंधित टॉपिक ऐड किए गए हैं। और इसीलिए आज की जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाने का मेरा मूलभूत आयाम यही है कि लोक प्रशासन विषय वस्तु न सिर्फ वैकल्पिक विषय के छात्रों के लिए उपयोगी हो, बल्कि यहाँ पर जैसे कि CGPSC है, JPSC है, MPPSC है, RPSC है, UKPSC है, तो उस जैसे स्टेट PSC के सिलेबस में जो भी लोक प्रशासन के टॉपिक को ऐड किया गया है, वहाँ के अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इसलिए हम यहाँ पर उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके स्टेट PSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है वैकल्पिक विषय के श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ भी पढ़ने को लेकर सबसे जो पहला काम होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि मूलभूत अवधारणा, लोक प्रशासन क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे तभी आप इसको हम नए सिरे से एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर इसके एडवांस लेवल तक लेकर स्टडी करते हैं। तो आज के विषय वस्तु में हम यहाँ पर समझेंगे कि लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, शासन प्रशासन में अंतर क्या होता है, लोक प्रशासन के विकास के चरण क्या रहे, लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ेंगे, छोटी छोटी अवधारणाओं को समझेंगे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को डिटेलिंग करने के संदर्भ में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको यहाँ पर आपके परीक्षाओं में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप हल कर पाएँ, मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, मेंस में एक अच्छी आंसर राइटिंग भी कर पाएँ। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से लोक प्रशासन की विषय वस्तु को समझेंगे, अवधारणाओं को समझेंगे, और इसके साथ साथ प्रश्न जो आएंगे, मानक जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक टॉपिक लिया जाए, उसको स्टडी किया जाए, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को वहाँ पर मॉडल आंसर राइटिंग भी वहाँ पर साथ साथ की जाए। उसके बाद सेकंड टॉपिक, फिर उसको स्टडी करेंगे, फिर उससे संबंधित मॉडल आंसर राइटिंग। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ें साथ में चलती रहेंगी ताकि वहाँ पर आप पढ़ते भी रहें और साथ साथ मॉडल आंसर राइटिंग भी होती रहे। तो आपका दोनों काम एक साथ हो जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर यहाँ पर रहना है, साथ में आप इस वीडियो सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज़ाद UPSC अकेडमी पर आपको फ्री में यहाँ पर सारी वीडियोस उपलब्ध रहेंगी। तो चलिए स्टडी करते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं कि लोक प्रशासन विषय वस्तु है क्या, लोक प्रशासन होता क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है कि लोक प्रशासन में हम क्या क्या चीज़ें आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो पहला चैप्टर है, जहाँ पर मूलभूत अवधारणाओं को समझना है, जिसमें हम लोक प्रशासन के तात्पर्य को, महत्व को, मौलिक भूमिका को, शासन प्रशासन में अंतर को, लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण को और लोक प्रशासन के चरणबद्ध विकास को समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो चलिए समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम से। देखिए, लोक का मतलब होता है, एक सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो लोक बेसिकली एक निश्चित जनसंख्या को कहा जाता है। लोक का मतलब पब्लिक को हम वहाँ पर बुलाने का या संबोधित करने को प्रयोग करते हैं। लोक का मतलब सार्वजनिक है, पब्लिक है, जनता है, और इसके लिए जो कार्य किया जाता है उस जनता के लिए जो काम किए जाते हैं, जो कल्याणमुखी समस्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनके विकास को लेकर जो कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार से किया जाता है, उसी को हम कहते हैं लोक प्रशासन। कहने का मतलब एक सिंपल में, जब सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं तो इसे आप लोक प्रशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाएं तो इसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। क्योंकि प्रशासन में आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IRS बनते हैं, या कोई भी वहाँ पर आप PCS एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। आप अंग किसका बनने जा रहे हैं? सरकार का अंग बनने जा रहे हैं। और आप काम क्या करेंगे? सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को ही आप संपादित करेंगे। सरकार के द्वारा मांगे गए सुझावों पर, वहाँ पर उनकी योजनाओं संबंधित क्रियाकलापों के निर्माण में आप सहायता करेंगे।
तो मूलतः आप यहाँ पर सरकार के अंग के रूप में काम करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि लोक प्रशासन का क्या मतलब हुआ कि जब सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं तो वो क्या है, लोक प्रशासन कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहने का मतलब। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि निजी प्रशासन फिर क्या होता है, लोक प्रशासन से निजी प्रशासन कैसे अलग है ना। तो निजी प्रशासन को भी चलिए समझ लेते हैं। निजी प्रशासन क्या है, वे कार्य जो व्यक्तियों के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार किए जाते हैं। वे कार्य जो व्यक्तियों के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार किए जाते हैं वो क्या है आपके, उसे हम कहते हैं निजी प्रशासन। तो जब सरकार कोई प्रशासनिक काम करे तो लोक प्रशासन, जब कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई काम करे तो वो निजी प्रशासन। तो ये आपको समझ में आ गया, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। इसके बाद लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पर लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करें तो लोक प्रशासन आज के समय की देन नहीं है। लोक प्रशासन हमारा बहुत पहले से आ रहा है, जबकि आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता रही है, तब से प्रशासन की प्रक्रिया वहाँ पर संचालित हो रही है। कैसे हो रही है समझेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशासन क्या रहा है, प्रशासन जैसे कि कहने का मतलब है कि एक निषेधात्मक कार्य प्रक्रियाओं को संचालित करने का काम है, कि वहाँ पर कानून बनाकर रखना, कानून का संरक्षण करना, लोगों को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना, अधिकारों को संरक्षण देना। तो इस तरीके के कामों को वहाँ पर मूलतः प्रशासन वहाँ संचालित करता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं तो उसमें कल्याण शब्द जुड़ गया है कि लोगों का कल्याण वहाँ पर किया जाए। तो कल्याण का मतलब है जहाँ पर जन कल्याणकारी कार्यों को वहाँ पर संचालित किया जाए, उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो ऐसे कल्याणकारी काम भी जो होते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित हो गए हैं। अर्थात जो इनका काम था, जो एक तरह की निषेधात्मक काम था, वो धीरे धीरे सकारात्मक तौर पर यहाँ पर सहयोगात्मक कार्यों के तौर पर यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इनकी भूमिकाओं में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी भूमिका भी अलग अलग है। जैसे कि अल्पविकसित देशों में प्रशासन, जो लोक प्रशासन होता है, उसकी जो भूमिका है वो सिर्फ नियामकी है, अर्थात वहाँ पर सिर्फ वो रूल्स बनाने का उसका काम होता है, उसके अनुसार वहाँ संचालन करने का होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर न सिर्फ यहाँ पर नियामकी होता है, बल्कि साथ साथ वहाँ पर क्रियाओं को संपादित करना, जन कल्याणकारी कार्य करना, सहयोग देना होता है। और अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो जाती है, क्योंकि बाजार भूमिका ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए वहाँ पर प्रशासकीय जो भूमिका होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में रहती है जहाँ पर सरकार को एक कह सकते हैं लिमिटेशंस के साथ होती है, जहाँ पर अराजकता की स्थिति होती है तो उनको कंट्रोल करने का काम होता है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन जो वर्तमान समय से जो एक निषेधात्मक प्रक्रिया से सहयोगात्मक भूमिका तक आई है और विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों के मध्य यहाँ पर अलग अलग स्तरों पर इनकी भूमिका देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम बात भी करें तो लोक प्रशासन के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का एक रक्षक मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक न्याय परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये कथन मूलतः नेहरू ने कहा था कि मूलतः जो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय व परिवर्तन का एक महान साधन है। ये नेहरू का कथन है। अब यहाँ पर ऐसा कहने का तात्पर्य भी इसलिए भी था क्योंकि किसी भी समाज में न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका जैसे तत्वों को यदि कुछ सीमित समय तक वो ना भी हों तो वहाँ पर कहते हैं संचालन एक तरीके से संभव है। लेकिन लोक प्रशासन के बिना आप किसी भी समाज के संचालन को आप संचालित कह सकते हैं कि अराजकता बहुत तेज़ी से फैल सकती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में चाहे फिर विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो प्रशासन का होता है। समाज को स्थिरता प्रदान करने का वो प्रशासन का होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम वो प्रशासन का होता है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सभ्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो शायद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से भी ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोक प्रशासन का महत्व कैसे है और ये किस तरीके से डेवलप होता है। तो लोक प्रशासन के संदर्भ में हम सबसे पहले बात करते हैं मानव सभ्यता के संरक्षण में। अगर आप मानव सभ्यता के संरक्षण की बात करें, वर्तमान समय तक जितने भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं और जो वर्तमान समय की मानव
सभ्यता यहाँ पर संचालित होती है, जो जीवित है। इससे पहले भी यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पा कालीन मानव सभ्यता भी रही है। वहाँ पर भी अगर देखें तो कार्य संचालन एक तरीके से होता था, जहाँ पर व्यापारिक परिस्थितियाँ किस तरीके से डेवलप होती थी, वहाँ पर हर एक व्यक्ति वर्ग विशेष के अनुसार वहाँ पर चीज़ें कार्यान्वित होती थी। तो एक तरीके से वहाँ पर भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, व्यापारिक संघ थे जो इन चीज़ों को संचालित करने का कार्य करते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे विकासात्मक स्थितियाँ हुई मौर्य, मुगल और ब्रिटिशों के काल में भी अगर हम देखें तो वहाँ एक प्रशासन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थी, जहाँ पर राजाओं के क्रियाकलापों का संचालन करना, जनता को जो भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना, इसके अलावा कानून व्यवस्था को संचालित करना या नियंत्रण रखना और राजस्व वसूली करना, ये एक प्रमुख कार्य के तौर पर हम देख सकते हैं। तो मानव सभ्यताओं के संरक्षण के संदर्भ में भी हम लोक प्रशासन को ज़रूर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के इसके संदर्भ में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। सामाजिक सहिष्णुता को बनाए रखना, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कई बार समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार यहाँ पर अलग अलग धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग एक साथ रहते हैं और ऐसी स्थिति में सामाजिक सहिष्णुता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर प्रशासन सबसे बड़ी भूमिका में होता है, जो इनके मध्य एक तरीके से संसाधनों के समुचित वितरण को सुनिश्चित करता है। किसी प्रकार के अन्याय होने पर वो जाति, धर्म इत्यादि को नहीं देखता है, बल्कि सबके साथ समान न्याय की अवधारणा को संचालित करता है, सुरक्षित रखता है और इसी कारण कहीं ना कहीं सामाजिक सहिष्णुता को वो बनाए रखने में सफल रहा है। तीसरी जो अवधारणा है वो है सामाजिक निरंतरता को बनाए रखना। इसका क्या मतलब हुआ? सामाजिक निरंतरता को यदि आप समझें तो कई बार होता है कि जहाँ पर बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, ऐसी स्थितियाँ देखी जाती हैं, जिसके कारण समाज में एक काफ़ी लंबे समय तक अव्यवस्था फैलती है। उनके खाने पीने की आवश्यकताएं कमी होती हैं, बीमारियां फैलने का डर रहता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आवासीय स्थितियां खराब हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, सामाजिक खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति करना, पेयजल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य दवाओं की वहाँ पर व्यवस्था करना और जहाँ पर ये स्थितियाँ रही हैं उनको वहाँ पर पुनर्वास निकाले जाना। तो अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो जीवन को रुकने नहीं देते हैं, बल्कि नए किसी आयाम को ढूंढकर वहाँ पर कार्य प्रक्रिया और जीवन का संचालन वहाँ पर वो संभव बनाते हैं। तो इसलिए सामाजिक जीवन को निरंतरता बनाए रखने में भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास में, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास को समझाने के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर शहरीकरण तेज़ी से हुआ है और शहरीकरण होने के पश्चात गांवों से शहरों की ओर पलायन तेज़ी से होता है और गांवों से जब शहरों की ओर पलायन होता है, जनसंख्या शहरों में तेज़ी से बढ़ती है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ शहरीकरण के साथ साथ वहाँ पर अपराध भी बढ़ते हैं। वहाँ पर तस्करी होती है, मादक पदार्थों की होती है, साथ ही मानव तस्करी वहाँ पर बढ़ती है, नए तरह के अपराध जन्म लेते हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित रखने के लिए, उन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर आपका लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के संदर्भ में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ पर अराजकता न उत्पन्न होने पाए, कानून व्यवस्था कमज़ोर न होने पाए, वहाँ पर भी आपको लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त लोक कल्याण के संदर्भ में आप देख सकते हैं, लोक कल्याण के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर जनता के विकास के लिए कार्य करना, जनोन्मुखी योजनाएं बनाना, निर्माण करना और उनको क्रियान्वित करना, जिसके माध्यम जैसे कि पेयजल है, स्वास्थ्य है, अस्पताल हैं, इत्यादि चीज़ों का निर्माण करना, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना, उनको सारी चीज़ों को समन्वित करना। तो लोक कल्याणकारी कामों को भी वो संचालित करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने को लेकर, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन और मूल्यांकन की जो भूमिका होती है, वहाँ पर आप लोक प्रशासन को देख सकते हैं। पहले जो प्रशासन था वो सिर्फ नीतियों के कार्यान्वयन तक सीमित था, लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो प्रशासन अपनी भूमिका में बदलाव ला चुका है। ये बदलाव प्रशासन के कह सकते हैं कि कार्योन्मुखी से ज़्यादा नीति के निर्माण, कार्य और उसके मूल्यांकन तीनों ही पक्षों से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसी कारण यदि आप देखें तो वर्तमान समय में नीतियों के पूर्ण होने की स्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन नहीं बदलता है, राजनीति बदलती है। पॉलिटिक्स जो लीडर नेतृत्व करता होते हैं देश के, वो तो बदल जाते हैं, लेकिन जो आपका प्रशासन होता है वो निरंतर होता है और इसी कारण नीतियों के निर्माण में प्रशासकों की भूमिका प्रमुख रहती है। अंतर्राष्ट्रीयकरण की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीयकरण अर्थात जब से हमने देखा है कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन की स्थितियां बढ़ी हैं, उस दौर में कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वर्तमान समय में जो संकट हैं वो वैश्विक संकट हैं, जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन को लेकर देखें, वैश्विक है, जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं आपकी, साथ ही साथ यहाँ पर एक पुनर्वास की जो व्यवस्था होती है
साथ ही घुसपैठ इत्यादि की स्थितियां भी होती हैं। तो उन संदर्भों में भी वहाँ पर प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए तरीके के संधि, समझौते, तकनीकों के विकास, उसके आवागमन इत्यादि को संचालित करना, लोगों की सहायता करना। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिकाओं के निर्वहन और वहाँ पर एक बेहतर कार्य संयोजन दूसरे देशों के साथ निर्धारित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रशासन की है। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन की जो भूमिका है वो वर्सटाइल हो चुकी है, वो एक आयामी नहीं है, बल्कि वहाँ पर प्रशासन समाज के, राष्ट्र के हर एक पहलुओं में उसकी भूमिका आज यहाँ पर सर्वप्रमुख है और उसके सहयोग के बिना किसी प्रकार के कार्य का संचालन करना संभव नहीं है। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर लोक प्रशासन के अर्थ की चर्चा की और लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा की। अब अन्य कुछ तत्वों को यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं कि लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो मूल रूप से मौलिक भूमिकाएं कितनी हैं। तो यदि हम पूरी चर्चा को यदि हम देखें तो 3 प्रमुख भूमिकाएं उनकी निकल कर आती हैं। एक है राजस्व वसूली, टैक्स कलेक्शन जो होता है, टैक्स कलेक्शन का जितना भी काम होता है, चाहे वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे आपको सीमावर्ती क्षेत्रों में टैक्स कलेक्शन हो, चाहे इनकम टैक्स का कलेक्शन हो, वहाँ पर आपको देखें तो किसी न किसी प्रशासन, किसी न किसी विभाग के द्वारा ही वहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। तो राजस्व वसूली का जो काम है वो आपका क्या है, प्रशासन के जिम्मे है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था का नियंत्रण, जो कानून व्यवस्था का नियंत्रण है वो भी आपको किसके पास है, वो भी प्रशासन के पास है। अब कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए उन्होंने कई सारे अलग अलग विभाग बना रखे हैं। पुलिस के भी अपने विभाग होते हैं। यदि स्थितियां बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, दंगे इत्यादि की होती हैं, तो वहाँ पर फिर अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया जाता है। तो इस तरीके से प्रशासन को है, प्रशासन में भी देखें तो आपका क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जाँच पड़ताल करने के लिए वहाँ पर अलग विभाग है। जाँच एजेंसियाँ, उसके लिए वहाँ पर CIB हैं, आपकी CID है आपकी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वहाँ पर पुलिस विभाग है। आग इत्यादि के नियंत्रण करने के लिए आपका अग्निशमन विभाग होता है। पेयजल आपूर्ति के लिए वहाँ पर जल विभाग होता है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रशासन के विभागों के द्वारा आपको कानून व्यवस्था पर नियंत्रण था, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपराधों पर नियंत्रण रखने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। और कल्याणकारी काम करना, अर्थात सड़कों के निकालने का, सड़कों का काम करना है तो PWD विभाग है। बिजली आपूर्ति करनी है तो उसके लिए बिजली विभाग वहाँ पर है। पेयजल आपूर्ति करनी है तो पेयजल की वहाँ पर सुविधा है। तो इस तरीके से देखा जाए दूरसंचार विभाग है। तो लोगों को जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिसके माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित हो सके, मानव संसाधन विकसित हो सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इस तरीके से कल्याणकारी कार्यों को संचालित करने का काम भी आपका लोक प्रशासन के जिम्मे है। तो अगर हम बात करें तो मौलिक भूमिका के तौर पर प्रशासन के कितने काम हैं, तो यहाँ पर आपको 3 काम देख सकते हैं। क्या क्या हैं? राजस्व वसूली है, कानून व्यवस्था एवं नियंत्रण है और साथ साथ आपका कल्याणकारी कार्य है। ये तो हमने एक बात की कि लोक प्रशासन की भूमिका देख ली, लोक प्रशासन के महत्व देख लिए। अब बात करते हैं कि प्रशासन और शासन 2 शब्द आते हैं। कई बार इसको लेकर एक अवधारणा होती है, क्वेश्चन आता है कि क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं, अर्थात प्रशासन और शासन क्या एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या यहाँ पर एक ही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शासन और प्रशासन में मूल रूप से क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कह दूँ, दोनों ही अलग अलग हैं। शासन अलग है और प्रशासन अलग है। शासन क्या होता है? शासन होता है जहाँ पर सरकार से मतलब है। शासक कौन है? आपका शासक जो होता है वो सरकार है और प्रशासक वो है नौकरशाही। ठीक है, तो शासक जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो लीडर है, जो नेतृत्व करता है, जो जनता के द्वारा चुना गया है, वो आपका शासक है। और ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का जो प्रतिनिधि होता है वो निर्वाचन द्वारा नियुक्त होता है, अर्थात जनता के वोट्स के माध्यम से वो नियुक्त होता है। जैसे कि आपके सांसद हैं, विधायक हैं, और सांसद विधायक जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और प्रधानमंत्री जो होती है वो आपका शासक होता है, वो संचालन करता है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इस तरीके से। और नौकरशाही क्या है? नौकरशाही में आप सेलेक्ट होने के लिए आपको किसी न किसी चयनात्मक परीक्षा प्रणाली के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको कोई ना कोई परीक्षा होती है, उस परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर उसमें आपका चयन होता है, उसके बाद ही आपकी वहाँ पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति वहाँ पर सरकार के द्वारा की जाएगी, लेकिन उसके लिए एक प्रणालीगत आधार पर, जहाँ पर ये सीधे जनता के मध्य जाकर चुनाव के माध्यम से आते हैं, वहीं आप परीक्षाओं के माध्यम से जांच वहाँ पर सेलेक्ट होने के पश्चात फाइनली नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शासक जो होता है उसका काम है नीति का निर्माण करना, विजन्स बताना और उसके लिए पॉलिसीज़ को डेवलप करना। लेकिन प्रशासक का काम यहाँ पर ज़्यादा वर्सटाइल है, क्योंकि वो न सिर्फ यहाँ पर नीतियों का निर्माण करता है बल्कि नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है।
फाइनल रूप से अगर हम बात करें तो पहले जो होता है प्रशासक सिर्फ यहाँ पर नीतियों के क्रियान्वयन में भाग लेता था, लेकिन वर्तमान समय में उसकी भूमिका वर्सेटाइल हो चुकी है, बहुमुखी हो चुकी है। और इस आधार पर आज का जो प्रशासक है वो न सिर्फ नीतियों के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है बल्कि वहाँ पर नीतियों के क्रियान्वयन में भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे कहने का मतलब, नीति आयोग को देखिए, नीति आयोग का जो CEO होते हैं वो एक IAS अधिकारी होते हैं, वो नीतियों के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। नीति आयोग भारत सरकार के लिए नीतियाँ बनाती है जो वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी हो, किसी भी के। और उन नीतियों को एक प्रशासक के द्वारा बनाया गया, उसमें सहयोग किया गया। और CEO जो होता है वो कार्यकारी निदेशक होता है, अर्थात उन चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए। फिर वो सभी विभागों के साथ बैठा है, सभी विभाग में भी आपके पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठता है, कार्य योजनाओं की चर्चा करता है, उनकी बातों को सुनता है और उनको क्रियान्वित करता है। तो इस तरीके से जो आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है वो न सिर्फ यहाँ पर नीति का निर्माण करता है बल्कि उसका क्रियान्वयन भी साथ साथ करता है। इसके अतिरिक्त शासक जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। बेसिकली वहाँ पर संविधान होता है और संविधान में भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो डायरेक्टली बोलें तो जो सारी जो शक्ति है वो जनता में निहित है। इसलिए जो शासक होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि जो प्रशासक है वो प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी सेवा का जो जिम्मा है वो प्रशासन के प्रति है, वो एक सिस्टम के प्रति है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के प्रति होता है। वो जनता के लिए वहाँ पर सीधे आपको कह सकते हैं कि उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि आपका जो शासक होगा, जो सांसद होगा, जो विधायक होगा वो सीधे जनता के प्रति आपके उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपने यहाँ पर इनकी मौलिक भूमिका को समझ लिया और यहाँ पर शासक और प्रशासक को लेकर आपके अंतर स्पष्ट हो गए। शासक होगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रशासक होगा जो किसी न किसी प्रकार की परीक्षा प्रणालियों के माध्यम से सिलेक्ट होकर फाइनली वहाँ पर आता है। इस तरीके से कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन ज़रूर हो सकता है, जैसे कि अभी लैटरल एंट्री की बात की गई है। लैटरल एंट्री में वहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होती है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको निजी क्षेत्रों में कोई भी एक्सपीरियंस रहे तो वहाँ पर उसके माध्यम से भी आपको किसी न किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो प्रशासक वहाँ पर नहीं होते हैं बल्कि एक विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन दृष्टिकोण है वो कितने प्रकार के हैं, अर्थात कितने तरीके से लोक प्रशासन का हम अध्ययन करते हैं और इनके दृष्टिकोण में मूलतः अंतर क्या है और कौन कौन से यहाँ पर चिंतक रहे हैं जो इसको समर्थन करते हैं। तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो है आपका संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अवधारणा विकसित की गई है उसमें आपके हेनरी फ्योल, गुलिक, एल.डी. व्हाइट और विल्सन जैसे प्रशासनिक चिंतक आते हैं। सामान्य अध्ययन के अभ्यर्थियों के लिए इन चिंतकों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको चिंता नहीं देंगे, लेकिन वैकल्पिक विषय के विद्यार्थियों के लिए ये चिंतक चिंता देते हैं और काफ़ी सारी चिंता देते हैं। कम से कम ऐसी 20-21 चिंताएं आपको मिलेंगी और इन चिंताओं को अच्छे से जब तक आप नहीं समझेंगे तो ये चिंताएं आपको चिता के समान लगेंगी। इसलिए हम बात यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कार्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात आएगी कि संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण में आता है जिसमें हेनरी फ्योल, गुलिक, एल.डी. व्हाइट, विल्सन है। इनका मतलब ये था संकुचित दृष्टिकोण कि प्रशासन का जो काम होता है वो बहुमुखी नहीं है, अर्थात कई अलग अलग क्षेत्रों में ये भूमिका नहीं होती बल्कि इनकी जो भूमिका है वो सीमित होती है, अर्थात ये कार्य क्षेत्र विशेष के लिए ही कार्य कर सकते हैं। ये हर स्तर पर, हर विभाग में, हर तरीके से या हर क्षेत्र में यहाँ पर ये सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा है बृहद दृष्टिकोण। बृहद दृष्टिकोण में यहाँ पर प्रशासन को बताया गया कि लोक प्रशासक जो है वो आपको कई अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो नीतियों के क्रियान्वयन से लेकर निर्माण तक और साथ ही साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि प्रबंधन, श्रमिकों, हर एक क्षेत्र में एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। तो बृहद दृष्टिकोण में कई सारे तत्वों को, क्षेत्रों को समाहित करने की बात कही गई, जबकि बृहद आपको संकुचित दृष्टिकोण में सीमित क्षेत्रों में कार्य करने के ही बोला गया है। बाकी उन चीज़ों को लेकर इनको जब आप पढ़ेंगे तो उनके विचारों को वहाँ पर समझ सकते हैं। उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना सिंपल रखते हैं उतना अच्छा है। तो ये दोनों दृष्टिकोण तो हो गए। इसके बाद तीसरा जो दृष्टिकोण आता है वो है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण में आपका ऊपर से नीचे तक एक ही सिस्टम के आधार पर चीज़ों को विकसित किया जाए, अर्थात एक संतुलन बना रहे। संतुलन कैसा बना रहे? संतुलन बना रहे कि जहाँ पर हम कार्य करते समय जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऊपर से नीचे की ओर जाए और नीचे की ओर वहाँ पर उन कार्यों का संचालन, अर्थात ऊपर से कार्यनीतियाँ बनती, नीचे उसके अपने अधिकारियों को ट्रांसफर होता और वो अपने सबसे नीचे अधिकारियों के साथ उनके मिलकर उन नीतियों को क्रियान्वयन करने की बात करते हैं। इसमें लेविस मेरियम और व्हाइट जैसे आपके प्रशासनिक चिंतक प्रमुख हैं जो आपके
एकीकृत दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। इसके बाद एक है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिसमें स्मिथबर्ग, थॉमस गुलिक एवं साइमन है। ये कहते हैं प्रबंधन होता है जिसमें आपको नीतियों के कार्यान्वयन संबंधित चीज़ों के संचालन को लेकर, प्रबंधन करने को लेकर कार्य किया जाता है। यहाँ पर प्रबंधकीय दृष्टिकोण की ये चर्चा करते हैं, अर्थात जो लोक प्रशासन होता है वो प्रशासक के साथ साथ एक प्रबंधन की भूमिका के तौर पर होता है, और प्रबंधन के तौर पर वो सभी पक्षों में समान रूप से कार्य प्रक्रियाओं को संचालित कर सकता है, सभी पर उसका एक नियंत्रण रख सकता है और उसको क्रियान्वयन करने पर उसका ज़्यादा जोर होना चाहिए, जिसको वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत संचालित करते हैं। इसमें स्मिथबर्ग, थॉमस गुलिक और साइमन प्रमुख हैं। इसके बाद आता है पोस्ट कार्व दृष्टिकोण। ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने संगठन को लेकर एक विचार रखा था कि एक संगठन जो होता है उसमें कई अलग अलग जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा आपका मॉनिटरिंग है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, डायरेक्टिंग है। तो इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए संगठन के संचालन को वहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात कई सारे अलग अलग तत्वों का समावेश करते हुए एक संगठन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। उस संकलन को बाकी जब लूथर गुलिक हम पढ़ेंगे इन डिटेल में तो वहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन के अभ्यर्थियों के लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण जो होता है परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासन के संचालन करने की क्षमता को बात करते हैं। तो यहाँ पर उनका इसके समर्थक हैं आर.के. मार्टन और रिक्स हैं। यहाँ पर प्रशासन और वातावरण एक दूसरे से संबंधित बताए गए हैं, क्योंकि प्रशासन जो होता है वातावरण के अनुसार वहाँ पर संचालित होना चाहिए, और वातावरण कैसा हो, जैसा कि राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि वातावरण कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और एक प्रशासक को हर एक प्रकार के वातावरण में रहकर उसमें ढलकर उसको अच्छे तरीके से संचालन करना आना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि एक प्रशासनिक दृष्टिकोण जो होता है बहुमुखी परिस्थितियों में बेहतर तरीके से कार्य को संचालन करने में सफल होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रशासन को अलग अलग चिंतकों के द्वारा अपने अपने स्तर पर उसे परिभाषित किया गया, और उसके माध्यम से उनको संचालन की प्रक्रिया को कहते हैं कि प्रशासन की भूमिका को वो परिभाषित करते हैं। बाकी सब ने इन डिटेल्ड वे में क्या क्या बातें बोली हैं, जब आप प्रशासनिक चिंतक के चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करें। इसके बाद एट द लास्ट पॉइंट आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और इसके बाद उसको समझते भी चलेंगे। बात आती है कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो लोक प्रशासन के विकास होने की अगर हम स्थितियों को देखें तो यहाँ पर 6 चरण हैं। लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है 6 अलग अलग चरणों में हुआ है, और इसका प्रारंभ जो होता है 1887 से वर्तमान समय में 6 अलग अलग चरणों में हम देख सकते हैं। तो चलिए एक एक चरण को देखते हैं और इस चरण की अपनी क्या विशेषता रही है प्रशासन के संदर्भ में उसकी चर्चा करते हैं। पहला जो चरण रहा वो 1887 से 1926 के बीच तक का रहा। 1887 से 1926 के बीच यहाँ पर प्रथम चरण रहा। यह प्रथम चरण राजनीतिक विभाजन का काल कहा जाता है। राजनीतिक विभाजन का काल मतलब कि प्रशासन और राजनीति को 2 अलग अलग विषय के रूप में पहली बार रखा गया, अर्थात प्रशासन को भी एक अलग विषय के रूप में जो स्थापना मिली या एक अलग विषय के रूप में देखा गया। वो कब देखा गया? 1887 से 1926 के विषय के समय काल में। लेकिन इस काल में एक समस्या थी कि यहाँ पर आज भी राजनीति को ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही थी, प्रशासन को उतनी प्राथमिकता उन्होंने नहीं दी। लेकिन हाँ, ये काल इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि कम से कम यहाँ पर लोक प्रशासन विषय वस्तु को एक अलग विषय वस्तु के रूप में स्थापना करने को वहाँ पर देखा गया। इसके जो चिंतक रहे हैं वुड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट, इनकी एक प्रमुख भूमिका रही है कि प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित करने को लेकर। दूसरा जो चरण आता है, दूसरा चरण आता है 1927 से 1937 के मध्य, 1 दशक का समयकाल। ये समयकाल था सिद्धांतों का स्वर्ण युग। कहने का मतलब कि लोक प्रशासन को एक विषयगत आधार पर और उससे संबंधित सिद्धांतों के विकसित होने का सबसे अच्छा जो समयकाल था वो आपका 1927 से 37 का था, और इसीलिए इसे सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पर सर्वाधिक सिद्धांतों का विकसन होना और उनके विकास को, उसके विषय को एक खोज के रूप में वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। इसके समयकाल में एल्टन मेयो, बर्नार्ड और हर्जबर्ग जैसे प्रशासनिक चिंतक प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। तीसरा जो चरण आता है 1938 से यहाँ पे टेलर, फ्योल और वेबर थे जो आपके सिद्धांतों के स्वर्ण युग में देखे जा सकते हैं।
तीसरा है चरण है 1938 से 1947 का समय है। इसमें इसे विध्वंसकारी काल कहा जाता है। विध्वंसकारी काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशासन के संयंत्रीकरण का यहाँ पर विरोध होता है। कहने का मतलब कि प्रशासन के संचालन के लिए मशीनों के प्रयोग को प्राथमिकता मिलने लगी थी, लेकिन इस काल में वहाँ पर प्रशासन के प्रयोग में संयंत्रीकरण को भूलकर, अर्थात मशीनीकरण को नहीं बल्कि वहाँ पर मानवों को प्राथमिकता देने की बात की गई। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन के मानवीकरण का प्रारंभ यहाँ से होता है। और यही काल था जहाँ पर प्रशासन के विषय को कितने अलग अलग विषयगत आधारों, सब्जेक्टों और क्षेत्रों के साथ मिलकर पढ़ा जा सकता है, इसकी भूमिका कितनी व्यापक हो सकती है, इसमें कितने नए सिद्धांत खोजे जा सकते हैं। तो एक खोज की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, वो आपके तीसरे चरण में होती है, जिसे हम विध्वंसकारी काल कहते हैं। 1938 से 1947 का मध्य, ये आपका एक विध्वंसकारी काल है जहां पर प्रशासन के संयंत्रीकरण का विरोध किया गया और इसके मानवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय काल के जो प्रमुख आपके चिंतक रहे एल्टन मेयो, बर्नार्ड और हर्जबर्ग को कहा जाता है। इसके बाद आता है चौथा चरण। चौथा चरण है 1948 से 1970 का दशक। इसको कहा जाता है स्वरूप की संकट अवस्था। अर्थात यहाँ पर लोक प्रशासन के स्वरूप को लेकर एक बार फिर से चिंता होने लगी कि प्रशासन की भूमिका क्या हो सकती है, कितनी सीमितता हो सकती है, और उसमें कई सारी समस्याएं भी दिखने लगी, जिसके निवारण के तौर पर वहाँ पर इसमें तार्किकता और कंप्यूटरीकरण के समावेशन की बात कही है कि लोक प्रशासन ज़्यादा प्रभावी तभी हो सकता है जब इसमें तार्किकता बरती जाए। अत्यधिक मानवीकरण के कारण ये अपने पथ से भटकाव हो सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वहाँ पर कह सकते हैं कि समस्या आ सकती है। इसलिए यहाँ पर इसके ज़्यादा बेहतर संचालन के लिए तार्किकता का इसमें समावेश किया जाना चाहिए और साथ ही साथ तार्किकता को बनाए रखने के लिए वहाँ पर कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हर्बर्ट साइमन ने इसको प्रमुखता से रखा और इसको एक काफ़ी बेहतर तरीके से वो अपने विचारों में, अपने चिंतन में रखते भी हैं। इसके बाद पांचवा चरण आता है। पांचवा चरण 1971 से 1990 का दशक रहता है। 20 साल तक यहाँ पर ये प्रक्रिया चलती है, जिसमें नवीन लोक प्रशासन की बात आती है। नवीन लोक प्रशासन में विकास प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा विकसित होती है। अर्थात डेवलपमेंट को वहाँ पर कि लोक प्रशासन के द्वारा विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके साथ साथ तुलनात्मक तौर पर हमने क्या प्राप्त किया और क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेकर किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या पद्धतियां हो सकती हैं, उसको अप्लाई करना चाहिए। इसके विचारकों में रिक्स जैसे हैं वो उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर छठा चरण आता है, जिसको 1991 से वर्तमान की स्थिति में देखा जाता है। ये नव लोक प्रबंधन की अवधारणा को जन्म देते हैं, जिसमें सूचना क्रांति और ई गवर्नेंस को प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 1990 का जो समय काल रहता है वहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं और एलपीजी रिफॉर्म्स का जो प्रभाव था लोक प्रशासन पर भी पड़ता है और लोक प्रशासन पर पड़ने के कारण वहाँ पर उनकी परिस्थितियों में, उनकी स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। उनके कार्य संचालन में परिवर्तन देखने को मिलता है। कानून नियमों में काफ़ी सारे परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे उनकी भूमिका में बदलाव आता है और इसके कारण वहाँ पर उनके कार्य करने की प्रक्रिया में ई गवर्नेंस लेकर आया गया, जहाँ पर कंप्यूटरीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। कार्यों को जो होता है से ज़्यादा वहाँ पर पारदर्शिता बरतने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा। लोगों को वहाँ पर बेहतर सेवाएं दी जाने लगी। साथ ही यहाँ पर सुशासन की अवधारणा को इसमें विकसित किया जाता है। सूचना क्रांति के माध्यम से लोगों तक जानकारी को पहुँचाना सुनिश्चित किया गया। एक तरीके से एक नवीन अवधारणा यहाँ पर जन्म लेती है। ड्रोड जैसे वैज्ञानिक इसमें आते हैं और उन्होंने लोक नीति की प्रक्रिया को वहाँ पर रखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लोक प्रशासन 6 चरणों में अलग अलग समयकाल से विकसित हो रहा है और वर्तमान में छठा चरण यहाँ पर चल रहा है, जिसमें नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा को विकसित किया है, जहाँ पर प्रशासन न सिर्फ प्रशासन के तौर पर काम करे बल्कि वहाँ पर उसके प्रबंधकीय दृष्टिकोण में उसके निगरानी और मूल्यांकन का कार्य करते उसमें सुधारात्मक प्रक्रियाओं को भी उसमें शामिल करे। तो इस तरीके से यहाँ पर लोक प्रशासन का विकास होता है और यहाँ पर इसका संचालन होता है। तो आज हमने यहाँ पर लोक प्रशासन के कॉन्सेप्ट को समझा। लोक प्रशासन के कुछ बेसिक आयामों को आपको मैंने पढ़ाया और समझाया है। आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको रहें तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर चीज़ों का पूछ सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो वहाँ पर पहले आपके टॉपिक्स को लेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। जो भी आप चीज़ें पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स का, कुछ नई चीज़ों को समझने को लेकर। थैंक यू सो मच।